हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे केस प्रेजेंटेशन ऑन डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है? तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। क्योंकि डायबिटीज़ जब होता है तो डायबिटीज़ की वजह से जो शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज रहता है ब्लड में, तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो थिक हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन तो ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में होता है, तो ये आई में भी ब्लड सप्लाई करता है। तो ब्लड थिक होने की वजह से ऑक्लूजन हो जाता है जो रेटिना होता है उस ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से जो विज़न होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो इसमें पेशेंट जो है वो शुभम नायक है, इसका एज देखेंगे, इसमें 6, वार्ड नंबर, बेड नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एड्रेस, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या है इसमें? डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेम ऑफ कंसल्टेंट मतलब इसमें कौन सा डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है। उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये सब आप लोग अपने हिसाब से भर लीजिएगा और साथ ही साथ जितने भी पेजेस शो करेंगे उस सब का स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइएगा, जैसा आप लोग को ज़रूरत पड़े उस हिसाब से। नेक्स्ट है चीफ कंप्लेंट। तो चीफ कंप्लेंट में क्या है, जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल आया है, वो कौन सा कंप्लेंट के साथ आया है, वो उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बोलते हैं चीफ कंप्लेंट। तो इसमें पेशेंट जो है उसका जो विज़न है वो फ्लक्चुएट हो रहा था, ब्लर विज़न हो रहा है, डबल विज़न हो रहा है, आई पेन हो रहा है और इम्पेयर्ड कलर विज़न हो रहा है। तो इसमें हिस्ट्री देखेंगे, तो इसमें हिस्ट्री में प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। तो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है कि पेशेंट को आई में प्रॉब्लम है, उसको ब्लर विज़न हो रहा है और उसको आई में पेन हो रहा है। तो इसमें जो भी डॉक्टर एडवाइस करेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करके जो पेशेंट का डिजीज़ है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो डॉक्टर है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में डायग्नोस किया है कि पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी है। देन उसके बाद प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर पेशेंट आया अपने कंप्लेन के साथ में तो इसमें पेशेंट को सर्जरी का नीड है कि नहीं, वो इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, मतलब इससे पहले पेशेंट को कोई प्रॉब्लम या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन था या नहीं। तो इसमें पेशेंट को क्या है, डायबिटीज़ है, वही डायबिटीज़ की वजह से ही डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज किया है। उसके बाद पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में मतलब इससे पेशेंट जो आया है उससे पहले पेशेंट को कोई सर्जरी हुआ है कि नहीं। तो इसमें पेशेंट को इससे पहले कोई सर्जरी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद है पर्सनल हिस्ट्री। तो पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट जो है उसका जनरल अपीयरेंस, बिहेवियर देखते हैं, हैबिट्स में जैसे कोई बैड हैबिट्स है या नहीं, जैसे अल्कोहल कंज्यूम करता है, सिगरेट लेता है, ये सारा देखेंगे। उसका देखेंगे डाइट में पेशेंट जो है वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, वो देखेंगे। पेशेंट का इंटरेक्शन कैसा है सोसाइटी में, गुड है या बैड है। स्लीप पैटर्न पेशेंट का इसमें क्या है कि डिस्टर्ब है, क्योंकि पेशेंट को आई पेन है, तो पेन की वजह से पेशेंट जो है वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहा है। देन उसके बाद है बॉल एंड ब्लैडर पैटर्न। तो बॉल एंड ब्लैडर पैटर्न इसमें पेशेंट का नॉर्मल है। उसके बाद इसमें देखेंगे फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट जो है वो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसमें इसके 6 मेंबर है और इसमें कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या हेरिडिटरी डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं लेकिन हेरिडिटरी डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ वो पेशेंट के फैमिली में है। उसके बाद फैमिली कंपोजिशन, मतलब पेशेंट के फैमिली में अगर 6 पेशेंट है, पेशेंट की फैमिली में अगर 6 मेंबर्स है तो वो 6 मेंबर्स में से सबका नाम क्या है, कौन कौन से जेंडर है पेशेंट का, उसके साथ रिलेशन क्या है और उसका हेल्थ स्टेटस, जो फैमिली मेंबर्स है पेशेंट के उसमें हेल्थ स्टेटस सबका हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो इसमें देखते हैं। उसके बाद फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री में पेशेंट का फैमिली ट्री बनाएंगे। देन उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में पेशेंट जो है उस अपने घर में रहता है या किस रेंट में रहता है, कितना इनकम है। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, वो इन्वायरमेंट उसका कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि नहीं, प्रॉपर ड्रेनेज है या नहीं, वाटर फैसिलिटी है कि नहीं, टॉयलेट फैसिलिटी है कि नहीं, ये सारा इसमें पेशेंट का देखते हैं। देन उसके बाद है न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट जो है उसका न्यूट्रिशन कैसा है, वो क्या खाएगा, जो डॉक्टर एडवाइस करेगा वो इसमें देखें। देन उसके बाद है 24 आवर्स रिकॉल। उसके बाद देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, हेड टू टो एग्जामिन करते हैं। तो जैसे पहले ही पेशेंट को अगर आया है तो उसको हम लोग देख के जनरल अपीयरेंस देखते हैं कि अगर पेशेंट आया है तो दिखने में कैसा है। तो इसमें पेशेंट का नरिशमेंट जो है वो मॉडरेट है,
बॉडी बिल्ड मॉडरेट है, हेल्थ जो है वो अनहेल्दी है क्योंकि पेशेंट को डिजीज कंडीशन है, एक्टिविटी जो है वो डल है। मेंटल स्टेटस में क्या है कि पेशेंट कॉन्शियस है लेकिन वो लुक वरीड है, मतलब वो टेंशन में है। पोस्चर मतलब पेशेंट को कोई भी एबनॉर्मल पोस्चर नहीं है, पेशेंट का बॉडी कर्व नहीं है, रेंज ऑफ मोशन जो है पेशेंट का वो ऑल प्रेजेंट है। उसके बाद पेशेंट का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, पल्स जो है 80 बीट्स पर मिनट है, रेस्पिरेशन 20 ब्रीथ्स पर मिनट है, ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg है, हाइट 5 फीट 6 इंच है, वेट 65 kg है। उसके बाद स्किन कंडीशन मतलब पेशेंट का जो स्किन है वो कैसा येलोइश दिख रहा है, पिंकिश दिख रहा है, वो इसमें देखेंगे। टेक्सचर जो मतलब पेशेंट का जो स्किन है वो रफ है, ये स्मूथ है या ड्राई है, ये देखेंगे। पेशेंट के स्किन में कोई लीजन प्रेजेंट है कि नहीं। पेशेंट का टेम्परेचर मीन्स कि पेशेंट को टच करने पे पेशेंट वार्म फील हो रहा है या कोल्ड फील हो रहा है, वो देखते हैं। उसके बाद हेड एंड स्काल्प में कि पेशेंट का स्काल्प में जू प्रेजेंट है या डैंड्रफ प्रेजेंट है, वो देखते हैं। फेस में पेशेंट एंजाइटी दिख रहा है, वरीड दिख रहा है या एंगर दिख रहा है, वो फेस का एक्सप्रेशन देखते हैं। उसके बाद फिर आई, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई पे फोकस करेंगे क्योंकि इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब ये जो डिजीज कंडीशन है वो आई को अफेक्ट किया है, तो इसमें हम लोग मोस्टली आई पे फोकस करेंगे। तो इसमें जो विज़न है पेशेंट का क्या है, ब्लर विज़न, क्योंकि इसमें पेशेंट कंप्लेन के साथ ही आया था कि उसको ब्लर विज़न है, तो इसमें विज़न में ब्लर विज़न रहेगा। नोज़ पेशेंट का इसमें नॉर्मल है, माउथ एंड फेरिंग्स सारा ठीक है। नेक देखेंगे, चेस्ट देखेंगे, एब्डोमेन देखेंगे, एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे, बैक देखेंगे, जेनाइटल एंड रेक्टम देखेंगे। उसके बाद फिर है लैब इन्वेस्टिगेशन। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आइडेंटिफिकी मतलब क्या क्या टेस्ट करेंगे जिससे पेशेंट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो डायग्नोस हो सके। इसमें हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, कैल्शियम लेवल चेक करेंगे, सोडियम लेवल चेक करेंगे, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, और फिर और डॉक्टर एडवाइस करते हैं जैसे कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी एडवाइस करते हैं डॉक्टर, तो उसके हिसाब से रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी कराएंगे। उसके बाद अदर इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन, स्लेनिन चार्ट टेस्ट, क्योंकि पेशेंट का आई में प्रॉब्लम है तो स्लेनिन चार्ट टेस्ट भी करेंगे, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करेंगे, प्यूपिल डायलिटेशन टेस्ट करेंगे कि पेशेंट का प्यूपिल डायलेट है कि नहीं। तो इसमें जो पेशेंट का डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, डायबिटीज़ की वजह से, तो इसीलिए पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो रहेगा इसमें नॉर्मल से इंक्रीज रहेगा। और स्लेनिन चार्ट टेस्ट अगर करेंगे पेशेंट को वो भी एबनॉर्मल आएगा क्योंकि पेशेंट को विज़न में प्रॉब्लम है। अब उसके बाद देखेंगे मेडिकेशन चार्ट। तो मेडिकेशन चार्ट में क्या है, इसमें जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे उसके हिसाब से ही जो नर्सेस होती है वो पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करती है। तो इसमें जो भी डॉक्टर एडवाइस किया है मेडिकेशन जैसे एवास्टिन, तो एवास्टिन क्या है, पेशेंट को हम लोग इसमें 400 mg डोज दे रहे हैं, आई के थ्रू दे रहे हैं और दिन में एक बार दे रहे हैं। ओडी का मीन्स होता है दिन में एक बार दे रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कि ये जो आई ड्रॉप है वो वर्क कैसे करता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसमें फिर नर्सेस रोल क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिमसोनोन जो 40 mg का है, इसको भी आई के थ्रू देते हैं, इसको भी 1 टाइम देते हैं और इसका भी मैकेनिज्म एक्शन इसमें लिखते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट लिखते हैं और नर्सेस रोल क्या है। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन को हम लोग 40 इंटरनेशनल यूनिट, क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो इंटरनेशनल यूनिट में पड़ता है, इसको हम लोग सबक्यूटेनियस नहीं देते, एससी का मतलब है सबक्यूटेनियस, इसको भी 1 टाइम देते हैं ओडी। नेक्स्ट है इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन जैसे आई पेन हो रहा था तो उसको जैसे दे रहे थे तो इसको हम लोग ओरली एडमिनिस्ट्रेशन है। और एसओएस का मतलब है कि जब भी पेशेंट को इमरजेंसी मीन्स कि जब पेशेंट को नीड हो तभी देंगे, अदरवाइज एक्स्ट्रा हम लोग मेडिकेशन नहीं देंगे। हाँ, अब है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब है कि इसमें कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट हुआ है और उसका क्या फंक्शन है। तो इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी में पेशेंट का आई इफेक्ट हुआ है और उस आई का फंक्शन क्या है वो आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है डिजीज़ कंडीशन। डिजीज़ कंडीशन मतलब इसमें पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो आप लोग देखेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि डायबिटीज़ की वजह से जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, थिक होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स है आई का उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम आता है। या फिर उसमें बोलते हैं इन जनरल अगर समझे कि जो ब्लड वेसल्स है आई का उसमें जाम हो जाता है
क्योंकि ब्लड पूरा थिक हो जाता है, तो प्रॉपर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है आई में वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो विज़न होता है पेशेंट का उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का कॉजेज़ क्या है? तो हम लोग इसको 2 तरह से रखते हैं, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर मीन्स कि क्या-क्या कॉजेज़ हो सकता है इन जनरल, और पेशेंट पिक्चर मतलब जो पेशेंट आया है हमारे पास उसको क्या किस वजह से हुआ है। तो हमारे पास जो पेशेंट आया है उसको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ है वो कैसे हुआ था। पेशेंट को क्या था, डायबिटीज़ था, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया था, तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ही जो वेस्कुलर मतलब जो ब्लड वेसल्स था उसमें ऑक्लूज़न मतलब कि वो उसमें जाम हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वहाँ पर जितना नीड था ब्लड का उतना नहीं पहुँच पाया, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया हो जा रहा था, जिसकी वजह से जो इंट्रावेस्कुलर रेटिनल एब्नॉर्मलिटीज़ हो रहा था और न्यूरोवेस्कुलराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज हुआ। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ है तो इसमें सिम्टम्स क्या-क्या दिखेगा। तो फ्लक्चुएटिंग विज़न दिखेगा, ब्लरी विज़न दिखेगा, डबल विज़न दिखेगा, आई पेन दिखेगा, इम्पेयर्ड कलर विज़न दिखेगा। तो इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे, तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, स्नेलन चार्ट टेस्ट करेंगे, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करेंगे और प्यूपिल डायलेटेशन टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगर पेशेंट का डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ है तो हम लोग क्या-क्या मेडिकेशन देंगे। तो इसमें अगर डॉक्टर जो एडवाइस किया उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन देंगे, इबुप्रोफेन देंगे, एवास्टिन देंगे, ट्रिमसिलिनॉन देंगे और लिवोफ्लोक्सासिन नहीं देंगे, डाइक्लोफेनेक, क्योंकि लिवोफ्लोक्सासिन इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं और डाइक्लोफेनेक पेन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग इबुप्रोफेन दे रहे हैं पेशेंट को, इसलिए इसमें डाइक्लोफेनेक नहीं देंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस, मीन्स कि पेशेंट नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद पेशेंट का प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, उसका एविडेंस क्या है। तो इसमें पेशेंट का इम्पेयर्ड विज़न है। नेक्स्ट इसमें पेशेंट का इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट। मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो इसमें पेशेंट का जितना नीड है बॉडी में उससे ज़्यादा ही पेशेंट कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट गेन हो रहा है, और ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता है, जिसकी वजह से उसको डायबिटीज़ भी हो गया है। उसका रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल अनस्टेबल होने का रिस्क कैसे है, क्योंकि पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस है, डायबिटिक मेलाइटस है, जिसकी वजह से अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज होने का चांस हो सकता है। उसके बाद फिर है फटीग। फटीग क्यों है, क्योंकि पेशेंट का जो मेटाबॉलिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ है प्रोडक्शन में। तो अगर एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा तो उससे जनरली अगर पेशेंट किसी भी इंसान को अगर एनर्जी कम लगता है तो उसको फटीग कमज़ोरी फील होता ही है। उसके बाद है नॉलेज डेफिसिट, पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में नहीं पता है कुछ भी, तो इसीलिए इसमें नॉलेज डेफिसिट के ऊपर भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। उसके बाद अब देखेंगे नर्सिस केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान में क्या होता है कि जो नर्सेस होती है वो इसमें पेशेंट को केयर के लिए प्लान करती है। सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस में है कि इम्पेयर्ड विज़न है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को इसमें विज़न परसेप्शन को प्रमोट करेंगे। थ्रू पेशेंट को हम लोग हेल्प कर सकते हैं किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए, और जो डॉक्टर एडवाइस किया है मेडिकेशन उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, तो फिर देखेंगे कि उसका कितना आउटकम आ रहा है, वो हम लोग इवैल्यूएशन में देखते हैं। नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन में क्या करेंगे, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करेंगे। उसके बाद फिर अगर पेशेंट का वेट अगर इंक्रीज है इसमें, तो पेशेंट को रेगुलरली एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद पेशेंट को अवॉइड करने बोलेंगे जंक फूड को, फास्ट फूड को, अपना वेट को मेंटेन करने के लिए बोलेंगे और अपना ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। देन उसके बाद है नॉलेज डिफिसिट। तो नॉलेज डिफिसिट अगर पेशेंट को है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज को इंक्रीज करेंगे थ्रू नर्सिंग एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। पेशेंट को हम लोग पेशेंट का नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। देन उसके बाद है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट को हाइजीन को मेंटेन करने, क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने की वजह से डिजीज़ कंडीशन और सीवियर हो सकता है। तो पेशेंट को हम लोग हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बोलेंगे, डाइट प्रॉपर लेने, क्योंकि आई इफेक्ट है, तो आई इफेक्ट होने की वजह से तो आई के लिए सबसे अच्छा होता है विटामिन ए, तो हम लोग विटामिन ए रिच डाइट लेने के लिए बोलेंगे पेशेंट को।
और पेशेंट का ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ है तो हम लोग उसमें फ़ास्ट फूड नहीं लेने के लिए बोलेंगे, लो शुगर डाइट लेने के लिए बोलेंगे, लो सोडियम डाइट लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि पेशेंट का इसमें डायबिटीज़ भी है और हाइपरटेंशन भी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, क्योंकि पेशेंट का वेट भी इंक्रीज़ है तो इसमें हम लोग पेशेंट को मॉर्निंग वॉक करने के लिए बोल सकते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं, और आई एक्सरसाइज, ताकि जो आई पेन है वो रिड्यूस हो सके और विज़न प्रॉब्लम करेक्ट हो सके। देन उसके बाद है मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम लोग पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि मेडिकेशन जो है वो प्रॉपर टाइम पर ले, कोई भी डोज़ को मिस ना करे और ओवरडोज़ ना ले, क्योंकि ओवरडोज़ लेने की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट दिखने लगता है मेडिकेशन का। तो ये सारा कुछ हम लोग पेशेंट को एजुकेट करेंगे। देन उसके बाद है फ़ॉलो-अप। तो फ़ॉलो-अप में अगर पेशेंट को बोलेंगे, अगर इन द केस किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम फ़ील हो रहा है तो आप बेझिझक आकर के हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं। देन उसके बाद है समरी। समरी में है कि इसमें हम लोग जो केस प्रेजेंटेशन ये बनाए हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी का, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें क्या-क्या किए हैं। तो सबसे पहले इसमें एकदम वेरी स्मॉल शॉर्ट में इसको हम लोग समराइज़ करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है, उसका कॉजेज़ क्या है, सिम्पटम्स क्या है, उसको ट्रीटमेंट क्या-क्या दिया गया है, वो हो गया। जिसको हम लोग इन शॉर्ट में समराइज़ कर देते हैं। उसके बाद है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में है कि ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का केस प्रेजेंटेशन बना है, उसके लिए कहाँ-कहाँ से रेफ़रेंस लिए हैं। तो जो मेडिकल सर्जिकल का बुक है, जिसका ऑथर है जावेद अंसारी, वहाँ से रेफ़र किए हैं। देन उसके बाद रोज़न विल्सन का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बुक है, वहाँ से रेफ़र किए हैं। और वेबसाइट में से स्लाइड शेयर जो पीपीटी होता है, वहाँ से रेफ़र किए हैं। और भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप रेफ़र कर सकते हैं। अदर वेबसाइट, अदर बुक, वो सारा कुछ आप लोग रेफ़र करके इसको बना सकते हैं।